अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। आज आखिर कब तक में जो हम आज बात करेंगे, एक तो मुज़ाकरात की बात जो है अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत में चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों जानब से दावे जो हैं कुछ और किए जा रहे हैं। बज़ाहिर तो इमरान खान जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। उनका कहना है कि ये हुकूमत कठपुतली है और इसके इख्तियार में कुछ नहीं है, इसलिए मैं जो है इनसे मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। गो के तहरीक इंसाफ का जो इनर सर्कल्स हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बज़ाहिर यही लग रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे और सियासी कशीदगी जो पोलराइजेशन है, जो दुश्मनी की हद तक पहुँच चुकी है, उसको कम करने में किसको किरदार इस वक्त अदा करना होगा। इसके अलावा औरंगज़ेब जो हैं हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने आज बयान दिया। उन्होंने कहा जी जल्द ही शरह सूद और बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। क्या वज़ीर ख़जाना के वादे कभी पूरे होंगे? क्योंकि माजी में हमने तमाम हुक्मरानों को देखा कि उन्होंने इवन इलेक्शन कैंपेन्स में भी जो वादे किए उनसे ना सिर्फ वो फिर गए बल्कि उससे डबल मुश्किलात में इजाफा किया आवाम की। तो इस तनाज़ुर में आज डिस्कस करेंगे कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि शरह सूद से को चले एक साइड पर रख दीजिए, लेकिन बिजली की कीमतें जिसने अवाम की ज़िंदगियाँ दरगोर की हुई हैं उनमें कोई कमी हो सकेगी, और हुकूमत अवामी मसाइल के हल में कितने % कामयाब हुई है अब तक, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं सबसे पहले आज की वो रात है जो हमें हिस्टोरियंस ने बताई है। अनफॉर्चुनेटली अभी शराई साहब से भी बात हो रही थी, हमारी हिस्ट्री भी डिस्टॉर्टेड है जिसने हमारे फ्यूचर पिलर्स को भी ख़राब किया, बल्कि हमारे माजी को, हाल, मुस्तकबिल, उसमें खराबियां पैदा की। लेकिन खैर फिर भी 14 अगस्त की रात बस 2 घंटे से भी कम जो है उसमें वक्त रह गया है। ये वो रात थी जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। गो कि इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी थी, जानों की और माली कुर्बानी भी थी। तो आज हम देखेंगे कि 78 साल में कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिस्कस कर सकें कि 78 साल में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और क्या मौजूदा पाकिस्तान, जो मेरे ख्याल में 1000 मिलियन का क्वेश्चन है कि क्या मौजूदा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। इसके अलावा एंड में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका से जो पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात बन रहे हैं इनकी क्या हकीकत है। इसमें डिस्कस करेंगे कि माजी में अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है उसमें हमने क्या गेन किया और क्या जो है हमने लूज़ किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है जो आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगा कि क्या पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका और चीन के साथ चल सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम आखिर कब तक में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊँगा जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। हुसैन शराजी साहब, शाही साहब वेलकम टू द शो। मियाँ लियाकत अली साहब हैं, लियाकत साहब वेलकम टू द शो। और मिर्ज़ा हमज़ा हैं मेरे साथ, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम टू द शो जी। शाही साहब आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकरात कोई होंगे इनके दरमियान में? गुजारिश है जी कि ये जो मुज़ाकरात को अगर आपको याद हो तो ये चंद माह पहले भी ये मुज़ाकरात जो थे ये आगे चले थे, लेकिन फिर ये कहीं भी नहीं पहुंच सके थे। नहीं वो और रुके किस बात पे थे कि जो यूसुफ रजा गिलानी, आखिरी जो बात हुई जी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात का मसला बीच पे आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो हुकूमत हम एक प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं करवा सकती, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं करवा सकती, जो जेल में मुलाकात नहीं करवा सकती, तो इससे मुज़ाकरात का फायदा क्या है फिर। लेकिन उसी दौरान उन्होंने जो बयानात दिए गए थे वो बड़े बड़े तल्ख थे। वो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये कहते ये शोर मचा रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर ले। हमने इनको ना बुलाया है, ना ही दावत दी, ना हमने इनसे पूछा। दुल्हा तैयार नहीं है, दुल्हन खुद चल कर आ रही है, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है।
ये मैं जो अखबार में खबर छपी थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उन्हीं दिनों उन्होंने ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात क्या करें, ये कहते जी इमरान खान को रिहा करें और जो कैदी है उनको रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाए। तो वो कहते जी ये हम कैसे बना सकते हैं, जिनके केस अदालतों में हैं वो जाए अदालतों में और अदालतों में जाके तो फिर ये उनको निपटे, और बकिया रहा मसला जुडिशल कमीशन का तो 9 मई और 26 नवंबर उस पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। कैदियों को जिन्होंने रिहा करवाना है वो अदालत से जाके रिहा करवाए। 26 नवंबर को तो शिराजी साहब जो है वो तो पीटीआई कहती है कि हमारे जो कारकुन है उनको ऐसे- हलाक किया गया। आगे तो देखे ना यही तो झगड़ा है। वो कहते कोई हलाक नहीं हुआ। तो ये मुज़ाकरात और ये पीटीआई वाले जो है ना उनका एक और भी अभी कल एक मेरे दोस्त कह रहे थे, वो कहते जी कि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज वाले हैं उन्होंने DGISI से मिलके तो ये भी चंद दिन पहले उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट ऊपर जा रहा था 284, 85, 86 पे उसको नीचे लेके आए हैं 2 रुपए। और ये जो सेल्स टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स की गई थी और ताजरों को गिरफ्तार करने के इख्तियारात और मारामारी मार धाड़, जी। वो ताजर वो ये जो गौहर साहब जो हैं गौहर एजाज, और उन्होंने कहा है कि हमने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी और ये उनकी मदद से ये हुआ है। तो मुज़ाकरात वो किससे क्या करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो फिर इमरान खान कहता है कि जी इनके पास इख्तियार नहीं, तो इनके पास इख्तियार नहीं है, आप समझते तो आपको नहीं पता कि इनके पास ये इख्तियार आपने जो बातें की उससे तो यही लग नहीं है जी। और वो जो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि लोग कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं तो मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं जो जलता है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और पाकिस्तान की तारीख में अब तो इतना खुल के कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है। हाँ वही तो वो कहते हैं ये इससे अच्छा निज़ाम तो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। तो ये मुज़ाकरात जो है ये सिर्फ 10 सेकंड और हाइब्रिड निज़ाम की तो इमरान खान भी बात करते थे, हाइब्रिड नहीं कहते थे, तो लेकिन सेम पेज पे बात करते थे। आए तो वो भी वैसे ही थे। खैर लेकिन सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिएगा कि ये पाकिस्तान के हालात आज बड़े ख़राब हैं। ये हमने 16 अरब हमारे बड़ा शोर बचाते हैं जी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और 16 अरब डॉलर ही हमने रोल ओवर करवाए हुए हैं उस कर्जे के। तो 136 अरब कर्जा तो और है ना। और हमारे जो वजीर खजाना है उनका ये बजट के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे पैसे हैं ये तो कर्जे और NFC में खर्च हो जाते हैं और सब कुछ कर्ज पर चल रहा है। ये हमारे वजीर खजाना ये तो साहब वो गालिब वाली तो बात आ गई ना जी, कर्ज और मैं वाली। कर्ज की पीते थे मैं और जी में कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और यहाँ भी रंग लाएगी अवाम की फाका मस्ती कि नहीं? उतर गई सरे बाजार शेख की पगड़ी, गिराह में दाम ना होंगे उधार पी होगी। और ये कर्ज कब तक चलेगा और हमें कोई कर्ज अपनी खुशी से नहीं देता। ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि 16 अरब के जो रिजर्व, 16 अरब डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो सारी रोल ओवर हुए। नहीं जी वो इतने तो रोल ओवर कर्जा है। बिल्कुल दुरुस्त शिराजी साहब ने कहा कि ये जो बेसिकली मुज़ाकरात पे पहले बात करें फिर आगे हैं। मुज़ाकरात पे तो देखें उन्होंने भी वही बात कही कि जो PTI का मौक़िफ़ है डे वन से वो यही है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं। तो इख्तियारात वो तो बात नहीं बज़ाहिर लगता कि करना चाह रहे हैं। नहीं वो नहीं बिल्कुल करना चाहते। इसमें वो क्यों नहीं करना हकीकत- चाहते? उसमें यही है कि वो समझते हैं उनके बकौल कि PTI की जो क़यादत है वो अनरिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। वैसे एक और भी है तो मार्केट में फ्लोट किया गया है कि 2-4 दिन में शाह महमूद कुरैशी साहब को आ रहे हैं बाहर। मतलब उनको हो सकता है कि -1 करके तो हो जाएगा ऐसे। नहीं मुमकिन। आपको पता है कि PTI है ही इमरान। कल मेरे प्रोग्राम में रफीक रिजवाना साहब थे, साबिक गवर्नर, जी जी इस बात से उन्होंने बड़ा शदीद इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, नहीं मैं खुद उसकी कहा जगह कि जो बंदा जेल में है उसकी जगह कोई भी आएगा वो पिट जाएगा, उसको कोई पिट जाए। एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर
एक मकूला बड़ा ज़ुबान ज़दे आम है कि जो इमरान खान के साथ लग गया वो बन गया, और जो उससे दूर हो गया वो रुल गया। लेकिन ये सब इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्वाइट डिफरेंट ऑपोजिट सिमत में जा रही है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो मुक्तदरा है वो बिल्कुल पीटीआई के एनडीए, मतलब वो ये anti- माजी में भी होता रहा, आपको नहीं, पता वो तो People's हमेशा पार्टी के साथ आपको भी पता है, हुआ। किसी भी एक जमात को जब काशिफ साहब लाया जाता है पाकिस्तान में, हमेशा उसको कोशिश करती है एस्टेब्लिशमेंट या जो भी सिटिंग एस्टेब्लिशमेंट, आपको पता अब एक बड़ी ब्रॉडर सेंस हो गई है जिसमें जज जर्नल और हमारा मीडिया भी शामिल है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स। मुझे तो आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ना ही बनाएं। देखें, मीडिया का बड़ा रोल है, वो वो पॉजिटिव रोल है, वो हम प्ले करते रहेंगे, तो उसमें होता रहेगा। तो पीटीआई की बातचीत मुझे सरेदस्त कोई कामयाबी या कोई शेर हासिल या नतीजा खेज नहीं मालूम हो रही इन नियर फ्यूचर, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इंगेज करना चाहती है। जो इन्होंने कहा, अब्बासी साहब की बात ये कर रहे थे कि जी दुल्हा तो दुल्हन खुद ही तैयार हो गया, इंगेज करके क्या टाइम में जो है गेन कर रहे हैं, ये टाइम नहीं टाइम की भी उनको अब इसकी परवाह नहीं है। इस जो मौजूदा हमारी 26वीं आईनी तरमीम और मार का हक के बाद कोई इतनी खास जरूरत नहीं है सिटिंग गवर्नमेंट को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, क्योंकि इंटरनेशनली वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन बट आपको पता जब एक मिनट में चीजें बदल जाया करती है। मुझे आप जरा ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी इतनी पोलराइजेशन नहीं थी जो अब है, सियासी कशीदगी जिसे पॉलिटिकल केओस मैं कहता हूँ। इसको कम करने में किसको किरदार अदा करना होगा और कौन करेगा? देखिए, जिसके पास नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी टॉपिंग मैं वही कह रहा, एक नवाबजादा नसरुल्लाह चाहिए मुखलिस, उसी तरह फजलुर रहमान साहब कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो खसूसियात नहीं है जो मौलाना नवाबजादा नसरुल्लाह में थी। क्योंकि मौलाना साहब हमेशा चमक की तरफ जाते हैं, जबकि मैं मेरे पास आईनी शाहिदीन है कि नवाबजादा नसरुल्लाह का आखिरी जनाजे की तदफीन, उनका इलाज इंग्लैंड में, और उन्होंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करवाया था उधर लंदन में बैठ के, वो सारे का सारा वो उनका एक रकबा बिका था जो अंडर लिटिगेशन था। ये उनके बेटे ने नवाबजादा मंसूर ने भी बताया था। तो लिहाजा वो क्वाइट हमेशा आपको पता है किसी को टेबल पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा मुखलिस हो, लालच के बगैर हो और करैक्टर वाला आदमी हो। राइट। तो मौलाना साहब में चमक के एलिमेंट, ये जो पॉलिटिकल केओस है कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह ये खतरनाक पोलराइजेशन मुल्क में कभी इतनी नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त एक अदारा है, उसके पास डंडा भी है और सोर्सेज भी हैं और ज़राए भी हैं, वो सबको एक टेबल पे कर सकते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर वो उनके दिल में नहीं, आप तो जाहिर है वो कहते हैं कि जी हमें तो जाहिर है हमारे पे हमला किया, हमारे खिलाफ बोलता है इमरान खान, वो क्यों करेंगे, उनको क्या पड़ा हुआ है? बस फिर वही बात मैंने कही ना कि मुझे तो नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक आ गया आपका जी। मिर्जा अफजल साहब बताइएगा, लगता है आपको कि मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि आज जो मीडिया पे खबरें मैं फ्लोट कहता हूँ की गई हैं, उनमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो विलिंग है और वो मुज़ाकरात करना चाह रही है। वैसे मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूँ अपने दोनों मेहमानों के साथ कि मरूजी हालात जो हैं ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट। आपका टेक प्लीज़। देखिए, स्पीकर सादिक ने इस पे इनिशिएट करने की कोशिश की है और या सादिक जी तो एक स्पीकर की तरफ से ये एक पुश तो हो रही है फॉरवर्ड, लेकिन पीटीआई का रिस्पांस लाइक ऑलवेज अभी तक आया नहीं है उस तरह से। तो मुझे भी यही लग रहा है इस टाइम पर कि कोई उस तरह से नज़र नहीं आ रही कोई फ्रूटफुल किस्म की। हुकूमत खौफ ज़्यादा है कोई किसी बात से, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, 2/3 मेजॉरिटी है, फिर उनको मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? और आप ये देखें ना कि एक तरफ स्पीकर साहब जो है डी नोटिफाई कर रहे हैं, रेफरेंस भेज रहे हैं उनके
जैसे वकास अकरम का फिर उमर अयूब का भी भेजा, तो उसके बाद वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। जी इसमें ये बिल्कुल यही है, वो एक तो ये कि उनकी अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि लेजिटिमेसी इतनी ज्यादा इंटरनेशनल एक स्टेज के ऊपर बन गई है आफ्टर इंडियन वॉर और सारा, तो वो इतना उस तरह से केयर भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात है कि फुटप्रिंट उनका है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है अभी, तो वो उस तरह से एक एपैथी कह लें कि वो इतना केयर नहीं कर रहे कि हम करें। इस सारी सिचुएशन में जो वर्स्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, जी। इसमें से अवाम कहाँ है, मासेस कहाँ है, जमहूर जिसे हम कहते हैं, जिसे जमहूरियत का बड़ा नारे लगाते हैं तमाम सियासतदान, उसमें से क्या जमहूर निगेट हो गया जी? देखिए जो पोलराइज ये कह रहे थे, जो करने वाली फोर्सेस हैं उनको तो अनस्टेबल कर दिया गया है और बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी हुई कितनी है। देर तक? ये अब आगे हिस्ट्री वही वाली बात है कि देखिए हिस्ट्री एज ओन वे, जिस तरह पहले आप भुट्टो दौर में हम भी एज स्टूडेंट पढ़ते हैं तो एकदम चीज़ें टाइड ऑफ इवेंट्स चेंज हो जाती हैं कि जब नहीं लग रहा था तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आ गई थी। तो उसी तरह ही वी कांट प्रेडिक्ट, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है पॉलिटिकल। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चाहे बेशक उनको कुछ मिनट्स के लिए सेंटेंस हुए लेकिन सारे ही तकरीबन जेल गए, और उनकी जो पनिशमेंट है वो स्केल ऑफ फुटप्रिंट वो उनका। लियाकत अली खान को बोल गया, उनको हैंग भी, और उनको तो असैसिनेशन कर दी थी उनकी। हाँ जी उनकी की थी, लेकिन मोस्टली मेरे वो है फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल, उसमें मैंने कहा था कि द स्केल ऑफ पॉलिटिकल जो उनका आप ना डराएं, फिर आप, ये लंबी हिस्ट्री है। सोरवर्दी को भी बाहर भेज दिया, सिकंदर मिर्जा को भी बाहर भेज दिया, जी। बाकी मार दिए, कोई मर गए, हैंग कर दिए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन। आप ये कह रहे थे ना कि मासेस कहाँ है इस सारे सिनेरियो में, जमहूर, तो वो वही है कि जमहूर जो होता या डेमोक्रेसी जो होती तो आज फिर कुछ सिनेरियो कुछ नहीं, वो government किसी और डेमोक्रेसी के और जो- डिक्टेटरशिप के दरमियान की चीज है ना जो कमरान, बिल्कुल हाइब्रिड। वो खुद ही ख्वाजा साहब तो उसको बड़ा ओन कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, राणा वो सनावला कह भी रहे हैं, कहते हैं। हाँ मतलब दुरुस्त है, राणा सनावला भी वो कहते हैं दी बेस्ट मॉडल इस वक्त वर्किंग। मुझे हमला बताइएगा कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने में किसको किरदार अदा करना होगा, और आप क्या देखते हैं कि कौन करता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए पॉलिटिशियंस को टू स्टार्ट विद के अपनी मफाद को साइड पर रखते हुए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पहले तो ये रियलाइज करना होगा कि क्या वो लोगों को ये कौन डिसाइड करेगा कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि क्यों नहीं है? चलिए जैसे भी वो आ गए, बट कोई भी, मैं किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह आपके इलेक्टोरल के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। जी वो तो है, पर जो प्रोसेस के थ्रू वो आ गए हैं, चले राइट, वो तो अब हो गया जो हो गई, सब प्रेजेंट में हाल में वो एग्जिस्ट कर रही है रियलिटी एक। उस रियलिटी के तहत अब ये कि ऑपोजिशन में भी रहने की एक एबिलिटी हो और एक साथ चलने की, जिस तरह और ममालिक के अंदर अगर आप देखते हैं पॉलिटिशियंस को तो वो एक साथ में उनकी यकजहती है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है। और वो अपनी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने सबसे वीक कर दिया मेरे हिसाब से। पार्लियामेंट इस टाइम बहुत वीक है एज एन इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी से भी वीक है, जुडिशरी से भी वीक है, सबसे ज्यादा वीक है पार्लियामेंट हो चुकी हुई है। कौन जिम्मेदार? सियासतदान? मतलब सारा जो ओवरऑल अपना स्पेस किसने दिया? बिल्कुल पॉलिटिशियंस ने दिया है। शाह साहब, शरह सूद और बिजली की कीमतें जल्द कम होंगी, औरंगजेब साहब ने खुशखबरी सुनाई है। क्या ये वजीर खजाना के वादे कभी पूरे होंगे? ये जी मैंने जैसे अर्ज किया कि वजीर खजाना जो है, इन्होंने बजट के बाद कहा था कि सब कुछ कर्जे पे चल रहा है, हमारे पास ये बजट जो है इसमें से पैसे जब सूद और एनएफसी बांट के हमारे पास कुछ नहीं बचता। बकिया पॉलिसियाँ हमारे यहाँ जो बनती हैं वो लाइटर नोट, वो एक सरदार जी जो थे वो कीकर के दरख्त पे चढ़ रहे थे, तो किसी ने पूछा सरदार जी ये किधर जा रहे हैं, तो कहते हैं बरसात का मौसम है, आम चूसने का प्रोग्राम है। तो उसने कहा सरदार जी ये तो कीकर का दरख्त है, तो उसने कहा बिल्कुल फिक्र ना करें, ये जो आम है ये मेरे पास थैले में है। तो अब आम थैले में डाल के कीकर के दरख्त पे चढ़ के तो पिकनिक मनाना, और या वो एक और सरदार जी थे वो कीकर के दरख्त पे चढ़ रहे थे, वो दरख्त पे चढ़ रहे थे, साथ थैला भी था। उन्होंने कहा यार सरदार जी ये थैला किधर लेके जा रहे हो? तो उसने कहा हम सिखों का कोई पता नहीं, ऊपर जाके हम कहीं और निकल जाए तो ये जरूरी सामान साथ रखा हुआ है। तो चुनाचे ये बिजली की कीमत कम होना,
ये IPPs के साथ जो हमने ऑलरेडी माहदे किए हुए हैं और उन्होंने जो लूटमार बचाई हुई है, और वो लूटमार तो आप अभी भी उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये 4 दिन पहले की बात है, हुकूमत ने फैसला किया है कि वो शुगर मिलें जो बगास से बिजली बनाती है, उनको बगास की कीमत कोयले की कीमत के बराबर दी जाएगी, क्योंकि बगास और कोयले की हीट वैल्यू एक ही है। ये इससे पहले पिछले साल गंगा 10 रुपए किलो शुगर मिलों ने खरीदा था। बगास की सरकारी कीमत जो बिजली बनाने वाली शुगर मिलें थी वो 5 रुपए 49 पैसे फी किलो ले रही थी। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ा बुरा धंधा है ना। गुजारिश ये है कि ये इस पे जो पाकिस्तान के अवाम है, ये भी आप बात कर रहे थे कि जी ये कब ठीक होगा। दुनिया की तारीख में अवाम जो है वो थोड़ा सा उनकी जो माजी है वो उनके साथ चलता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये इलाके जिनमें हम रहते हैं, ये पंजाब, यहाँ 2000 साल से कभी अवामी जो हुकूमत है वो कभी नहीं आई। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो खिता है ये रेजिलियंस नहीं है यहाँ। ये आज़ादी का छोटा सा किस्सा कि 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया और उन्होंने कहा पंजाब में, लाहौर में, कि ये जितने शरफा हैं उन्होंने ये मोटरसाइकिलें, कारें, साइकिलें, बिजली के बल्ब वो तक उन्होंने पुलिस ने जमा कर लिए थे। और जितने शरफा थे वो सुबह शाम थाने में जाके हाजिरी लगवाते थे। चौधरी शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम था उस दौर का, वो मेयर भी रहे लाहौर के। वो यही हाजिरी हो रही थी तो वो जो जुल्करनैन SP था पुलिस का, उसको ख्याल आया कि अदब से बात करूं, तो उसने आवाज लगाई चौधरी शहाबुद्दीन हाजिर हो। तो वो जो साथ गोरा सार्जेंट खड़ा था ना, उसने उसको चीख के डांटा, उसने कहा चौधरी मत बोलो, शहाबुद्दीन बोलो। तो फिर उसने कहा शहाबुद्दीन हाजिर हो। तो ये तो हम तो वो लोग हैं, और इनको बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा DNA था ना उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ जब वो गोरे गए तो यहाँ जो काली गोरा शाही थी, मैं भी 34 साल उसका हिस्सा रहा, तो वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया और वो आज तक चल रही है। मियां साहब, ये फिर ये एक खुशखबरी सुनाई गई है औरंगज़ेब साहब से की जानिब से कि जी शरह सूद और बिजली की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। क्या मतलब इनके हाथ में आया कि कम कर देंगे? शरह सूद तो काशिफ साहब होपफुली नीचे आएगी। उसकी एक वजह है कि आपको पता बिजनेस नहीं है बैंकों के पास, दुकानदारी है, उनकी दुकानदारी बहुत मंदी पड़ी। उससे आम बंदे को तो कोई फर्क नहीं उससे, लेकिन वो तो देखें जिसका बिजनेस चल रहा है वो तो उसमें ले लेगा, चले मैंने, लेकिन आम आदमी को तो कर्जे की, आपने अगर एक घर बनाना है ना छोटा सा 3 मरले का या 1.5 मरले का भी, तो आप उसका नक्शा बनाते बूढ़े हो जाएंगे, आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैं नक्शा बनाने से लेके आप यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से अपना नक्शा ही अप्रूव नहीं कर सकेंगे और उस साल का बजट लैप्स हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लोन। लेकिन मियां साहब, लेकिन शरह सूद का आप रास्ता अपनाए ना, जो लोग इजी रास्ता जो फिर ये है जो मलिक रियाज अपनाता है ना, हाँ वो तो पहियों वाला उसने आज से मतलब तकरीबन 10 साल पहले अपने टीवी इंटरव्यू में कह दिया था, किसी ने कहा ना कि उसने कहा आप फिर कैसे, उसने कहा मैं फाइल को पहिए लगाता हूँ। वो तरीका तो आज भी सक्सेसफुल है हर माज पे, लेकिन वो 1.5 या 3 मरले का बंदा पहिए नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास पहिए लगाने के लिए भी सोर्सेस नहीं होते, और उसके जो पहिए हैं ना इधर उधर ही बिखर जाते हैं, लोग खा जाते हैं, कोई एजेंट खा जाता है, कोई बीच वाला बंदा जो उन्होंने डाला होता है ब्रोकर वो खा जाता है, लोन नहीं मिलता। लिहाजा शरह सूद को अलीट क्लास को तो फायदा हो सकता है जिनकी ऑलरेडी मिलें चल रही हैं, शुगर मिलें हैं या कुछ और, ये बड़ी लेकिन हॉरिबल पिक्चर, लेकिन जो हाँ जी, लेकिन जो कह रहे हैं ना बिजली की कीमत वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा अनटिल अनलेस अप्रूव्ड बाय या अलाउड बाय द IMF।
क्योंकि आपने IMF के पैसे अलावा जो आईपीपीज की बात कर रहे हैं, दूसरा और वो उन्होंने IPPs जकड़ा हुआ है। आप देखें आईपीपीज की मालिक कौन है ये भी तो देखें ना, पाकिस्तान के सारे रूलर्स। रूलर्स। कोई उनमें देखें ना, कोई या मुझे बताएं कोई आम आदमी की एक ऐसी कंपनी हो जिसमें शेयर होल्डिंग है मेरी और आपके शेयर लेकिन ये औरंगजेब साहब जो हैं ये अभी बैंक के प्रेसिडेंट भी थे, और ये हमारे एक जज साहब थे, उनके भतीजे भी हैं ना जी, जी नुमान रमदे साहब, उनके दामाद हैं जी, दामाद उनके भी दामाद भी हैं हैं और भतीजे भी हैं। भतीजे। और तो ये झूठ क्यों बोलेंगे जी? ये नहीं, लेकिन ये भी तो फिर उनके बारे में बताया ना कि ये वजीर खजाना पहले अनाउंस हो गए थे, उस वक्त ये डच नेशनल थे, राइट। इन्होंने पाकिस्तान जब आए हैं तो उस वक्त सरेंडर किए। वो सरेंडर किए। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको शायद साहब आपको शायद पता होगी, बताना चाह रहा हूँ कि हॉलैंड इज अ कंट्री कि जहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए आपको अपनी मदर नेशनलिटी को सरेंडर करना पड़ता है। डुअल नहीं है जी हाँ। कि इसका मतलब है कि जब ये बने थे तो उस वक्त ये पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे, मुइन वहाँ के कुरैशी नेशनल थे। मुइन कुरैशी साहब भी नहीं थे, कौन सी नई बात है। अच्छा, वहाँ से सरेंडर करके यहाँ पे जी ऐसा ही है जी। ये देखे ना नए पाकिस्तानी हुए। काशिफ साहब नए पाकिस्तानी बॉर्न पाकिस्तानी थे ना, बॉर्न पाकिस्तानी थे, लेकिन बीच में उन्होंने दो नेशनैलिटीज मतलब बदली। नहीं, डुअल नहीं ले सकते, हॉलैंड नहीं का नहीं, डुअल दो नहीं ली, हाँ जी। पहले उन्होंने छोड़ी पाकिस्तान की, फिर डच ली, फिर डच छोड़ी, फिर पाकिस्तान। जैसे अमेरिका या यूके में है, आप डुअल पे भी चल हाँ, सकते हैं, वहाँ नहीं है। आप कनाडा और अमेरिका में यही है बल्कि वो कि- जैदी साहब हमारे जो नहीं। यहाँ पे इन्होंने बनाए थे गवर्नमेंट कॉलेज के वीसी, हाँ, हाँ। वो भी डच नेशनलिटी थी, उसने तो सरेंडर भी नहीं की थी। मैंने वही कहा कि जब यहाँ पे आपने कहा ना कि इमरान खान की या पीटीआई की गवर्नमेंट जब उनके लिए हालात अच्छे हो जाएंगे ना, किसी के दिल में ये ख्याल आ जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये गवर्नमेंट चल सकती है, या इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गलती की जो सिटिंग जो रूलिंग क्लास है, असल रूलिंग क्लास, उनको इनके साथ अनबन हो गई, तो तब इमरान खान के तमाम मुकदमात, जिस तरह उनकी नेशनैलिटी एक दिन में आ गई और एक दिन में ख़त्म हो गई, इसी तरह यहाँ भी मामला। आपको नजर आता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो जाहिर है वो तो ऐसा कभी कुछ अलाउ करेगी। ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा होते हुए पता भी नहीं। पता भी नहीं चलता। मुझे हमजा बताइएगा जी। कि शरह सूद और बिजली की कीमतें जल्द कम होंगी, क्योंकि अभी तक जो औरंगजेब साहब हैं जी। वो एक डिफरेंट ट्रैक के ऊपर चल रहे थे, गो के वो हैं तो इनमें से ही जो हमने अभी रिश्तेदारी बताई, लेकिन उन्होंने ऐसा जो बयान दिया है वो अमली तौर पर पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमने देखा है कि ये बिजली की जो कीमतें हैं और पेट्रोलियम का जो मुनाफा है उस पर ये हुकूमतें चला रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, बिजली का तो अभी 34 पर यूनिट था और बहुत थोड़ा सा उसमें रिडक्शन का था, बजट के तहत ₹1.5 था शायद। और अब क्योंकि जब बढ़ गई हैं फॉसिल फ्यूल की प्राइसेस ईरान क्राइसिस के बाद, तो पाकिस्तान 60% से ज़्यादा, अराउंड 64% जनरेट करता है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल IPPs का, जिस तरह आपने बताया, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि IPPs हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी डीपली मतलब हमारे सेट हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनको बीट बोर्ड भी टूटते हुए नजर नहीं आने। दूसरा IMF का रोल है कि जी प्राइवेटाइज कर दें आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जिनको डिस्कोज कहते हैं। वो पहले ही आपके पास केस स्टडी है, जो मैं कहता रहता हूँ पहले भी, कि के इलेक्ट्रिक के केस स्टडी आप देख लें, वो प्राइवेटाइज होकर उससे कोई बहुत अल्टीमेट किस्म की कोई सहूलत बेनिफिट नहीं मिला आवाम को। नहीं, तो वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मुल्तान से, गुजरांवाला से। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी की भी पावर की सिचुएशन है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। शायद कोई ऊपर नीचे करके बैलेंस शीट के साथ खेलते हैं, बिकॉज टेक्नोक्रेट्स हैं तो वो कर सकते हैं। और इंटरेस्ट की जहाँ बात करें, सूद के वो 11% मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे जाएगा, और सारी आवाम कर रही थी कि 11 से नीचे करेंगे, इसको 9 तक लेके आएंगे। बट इन्होंने अभी जो एक दो हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी स्टेट बैंक की, उसमें उन्होंने इसको 11% पे ही फिक्स रखा है। और उसकी वजह ये है कि साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। शरह सूद तो कह रहे हैं ना जी, शरह अगर आपके पास है करेक्ट फिगर, तो शरह मुनाफा क्या है बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का? बहुत ज़्यादा हुआ है, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल। ये जो अवाम शरह मुनाफा वो है, वो वाला शरह मुनाफा मैं नहीं कह रहा कि जो वो कमाते हैं, जो अगर कोई एक बंदा जाता है और इन्वेस्ट करता पैसे, उसको वो उसकी परसेंटेज क्या है?
देखिए ये यहाँ पे हायर है काफ़ी, क्योंकि नॉर्मली यूएस में या और जगहों पर वो एक स्प्रेड उसे कहते हैं कि मतलब 11% है, तो ये ज़्यादा ही उसे चार्ज करते हैं और डिपॉजिट में कुछ नहीं दे रहे होते, अनलेस कि वो बहुत अमीर ना हो। तो बड़ा थोड़ा उसमें ये बैंक्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अनरेगुलेटेड है जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। आपको लगता है कि ये वादे पूरे होंगे वजीर खजाना के जी? मुझे रिसेंट टाइम में तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम अभी तक वही कर रहे हैं कि हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं शाही साहब, ये जो बात नजर आ रही है, अभी हमजा ने भी यही बात की, मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर है कि दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, 2/3 मेजॉरिटी, सेम पेज, लेकिन उसके बाद ये फिर अपने वजीर खजाना औरंगजेब साहब से जो बाजार नॉन पॉलिटिकल लगते हैं, बिजली की कीमतों की बात कर लेते हैं कि वो उनसे बयान दिलवाना पड़ा कि बिजली की कीमतें कम करेंगे, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वही स्पीकर जो उनके तरीके इंसाफ के मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस भेज रहा है, वो डी-सीट कर रहा है, वही मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये कुछ वो गुजारिश है जी कि बिलो द कर्टन कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, मसला ये है कि अगर आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना है ना, तो आप उस तकरीर में देखिए जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना चाहिए, ये सॉफ्ट स्टेट के तौर पे ठीक नहीं चल सकती। अब रियासत माँ जैसी नहीं होगी, माँ सॉफ्ट होती है। वो ये अच्छा, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जो होने लगा है, तो ये हार्ड स्टेट जो है, इसके पोस्टुलेट्स जो हैं आप देख लें वो क्या होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान में होते जा रहे हैं। ये जमात इस्लामी वाले मौलाना हिदायतुर रहमान ये बलूचिस्तान से चले थे, और ये चलते चलते लाहौर आए, और कभी आप मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के बयानात जो सुने तो आदमी का खून जोश में आ जाता है। तौर पर तो लेकिन अगर आपको पता हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपको इनका पास पता हो जमात इस्लामी का, क्योंकि हर आमिर के ये जाहिर है कि बी टीम रहे, तो फिर उनकी तकरीरों का असर तो नहीं होगा। तो ये ना, लेकिन अब वो जो हार्ड स्टेट बन रही है ना पाकिस्तान, तो उस हार्ड स्टेट में मौलाना हिदायतुर रहमान साहब लाहौर से वापस चले गए ना जी। जी। तो वाइस भी उसी बुत को खुदा मान रहा है। अब शहर में अब कौन मुसलमान रहा है? तो इस शहर में अब कोई मुसलमान नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड स्टेट जो थी वो अब बननी शुरू हो गई है, और ये भी आगे जाएगी। मुझे बताइएगा कि 2 क्वेश्चंस मैं आपसे क्विकली चाहूँगा कि उसको दरिया को कूजे में बंद कर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है अवामी मसाइल के हल में कुछ कामयाबी मिली इसको? और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 78 साल में पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया? चीज़ा बातें बता दीजिए, और क्या मौजूदा पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? मौजूदा पाकिस्तान एक तो वैसे पाकिस्तान का ये फ़ायदा तो हुआ है कि वो कुछ अर्सा पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके बाद उसने वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद उसने मस्जिद का क्लार्क उठाया और चला गया। तो उस हद तक तो इस्लाम आ गया कि भाई मस्जिद में आए हैं तो वज़ू तो ज़रूर कर लेना। और बकिया ये कायद का पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, नो डाउट। मैं 2013 में मेरी किताब का फंक्शन गालिब अकेडमी दिल्ली में हुआ था, तो मैं गया था। तो दिल्ली, जयपुर, आगरा, अजमेर, अमृतसर, यहाँ बड़े लोगों से मैं मिला, और मैंने वहाँ जो देखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में BA में गोल्ड मेडल और LLB में सेकंड आने के बावजूद मैं भारत, अगर अखंड भारत होता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम के महकमे में क्लर्क भर्ती हो सकता था, बिल्कुल ठीक, या इंस्पेक्टर भर्ती होता। तो ये अल्लाह ताला की ये पाकिस्तान जो इस खित्ते में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है। लेकिन तो अब इनके लिए जो हमारी नस्ल है, इसको मुझे याद है कि मैंने आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मेरे फादर ने मुझे एक बुक दी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। जो आपने भी पढ़ी होगी। पढ़ी है जी। तो आप नहीं समझते कि ऐसा जो माहौल है या ऐसा पास्ट के साथ जो जुड़े
बड़े अलमनाक वाक़े हैं और जिसमें सेक्रीफाइसेस हैं, ये इस कौम को कौन बताएगा? ये मुझे अपने बचपन याद आता है। तो ये तकसीम के वक्त 55,000 मुसलमान औरतें जो हैं वो गायब हो गई थी, और उस बारे में वो हमारे बजी के एक दोस्त थे खलीक मुल्तानी साहब, वो मुल्तान से आते थे, तो उनकी एक लंबी नज़म थी, कहाँ है 55,000 मजलूम व बेनवा औरतें कहाँ हैं। तो उसका वो 2 आने की बिकती थी, तो उसका एक 4 लाइनें मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि वो हज आ रहा था, तो एक बंद है, ये सूए काबा जो चल पड़े हैं, ये हाजी बन बन के आएंगे क्या, ये देख आएंगे घर खुदा का, खुदा को मुंह ये दिखाएंगे क्या, नबी के रोजे पे जाएंगे पर नबी को जाकर बताएंगे क्या, यही के गैरों के पास अब तक तुम्हारी उम्मत की बेटियां हैं, कहाँ है 55,000 मजलूम बेनवा औरतें कहाँ हैं। और आप अगर करतारपुर राहदारी जब शुरू हुई तो आप वो जरा किस्से तो सुने, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने चाहिए कि 1947 में बहन वहां रह गई, भाई यहाँ आ गया, बहन सिरिंदर कौर है, भाई मोहम्मद इकबाल है, बहन वहां, भाई वहां रह गया, बहन यहाँ आ गई, बहन कलसूम बीबी है, भाई गुरमेल सिंह है। ये कभी ये बात आज जो पाकिस्तान, और ये जो आपने फ्रीडम एट मिडनाइट की बात की, तो उसमें वो जो नथुराम गोडसे जिसने गांधी को कत्ल किया था, उसका किस्सा पूरा लिखा हुआ है, और उस किस्से के मुताबिक नथुराम गोडसे ने कहा था कि मेरी उसकी फांसी के बाद उसकी राख को जलाने के बाद गंगा में न बहाया जाए, महफूज कर लिया जाए, और जब ये भारत माता के 2 टुकड़े इकट्ठे हों तो इसको दरियाए सिंध में, जो कि मुकद्दस वेदों की सरजमीन है, वहां जाके बहाया जाए। तो और वहां वो नथुराम गोडसे के नाम पे सैकड़ों मंदिर है, और वो रश्तरिया सेविक संघ का मेंबर था, और रश्तरिया बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये आज हम जब बात कर रहे हैं, बहुत कम हम देख रहे हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट्स और जो उनकी शान में जो कुछ होना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आ रहा है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक दफ़ा वो अलीगढ़ गए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का मतबा नज़र, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि क़यामत के रोज़ जब मैं अल्लाह के हजूर पेश हूँ तो आवाज़ आए निदा से, वेल डन मोहम्मद अली। आज हमारे कितने लीडर हैं जिनका मतबा है नज़र ये है। यहाँ तो परवेज मुशर्रफ साहब जब फौत हो गए तो आपको याद होगा सेनेट में बड़ी लड़ाई हुई, वो जो सेनेट के चेयरमैन थे उन्होंने मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी के मेंबर है उनसे कहा जी आप फातिहा कराए, उनका मैं उस बंदे के नाम का फातिहा नहीं पढ़ूंगा। और बड़ा ये जो थे शहजाद साहब, कायद की डेथ पे भी ये हम तो वो कौम है ना जी, उस पे भी हम लोग देखें। मुझे बताइए कि ये 78 साल में आप क्या समझते हैं, हमने क्या खोया और क्या पाया, और उसके अलावा क्या मौजूदा पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? काशिफ साहब, 78 साल में एक तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल ये अल्लाह का बहुत बड़ा अनाम है जो वही हमें कायदे मिल्लत अता कर गए हुए हैं। एक नज़रिया था अल्लामा इकबाल का, और जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया और हमें पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हम उसकी ताबीर, कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर को बिल्कुल अधूरा कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे एक फलाई इस्लामी रियासत इस मुल्क की, और वहाँ किसी को, यहाँ आज किसी को भी आप देख लें जो अदारे उस वक़्त थे, जो अयूब के दौर तक का जो पाकिस्तान था और आज का पाकिस्तान, वैसे वो सदारती निज़ाम हुकूमत के उनका फेवरेट था। हाँ, लेकिन वो जाहिर है कि उस वक्त की जो दस्तूर था वो अलाउ करता था। लेकिन देखें हमारे अदारे आज भी तनज़्ज़ुर का शिकार हैं हर तरह से, और अवाम बिल्कुल पिसे हुए हैं। ये तो वही था कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए था जिसमें अवाम खुशहाल होती, लोगों को इंसाफ होते। अवाम तो हैं, अवाम तो वोट डालते हैं किसी और को, निकलता है किसी और का, गवर्नमेंट किसी और की बनती है, फॉर्म 45 और लिहाजा हाँ ये तो मामला है। तो लिहाजा उस वक्त तक, अच्छा ये मियां साहब ये मामला तो नया नहीं है। हाँ। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी ये कहते कहते कब्र में चली गई कि मेरा मैंडेट चोरी किया जाता है।
डे वन से आपको पिछली बार नवाज शरीफ ने कहा, उससे पिछली बार किसी और ने कहा, फिर बेनज़ीर ने कहा। ये तो हम 78 सालों में यही कहते हैं। अच्छा, इंडिया पे भी असर हो गया हमारा? हाँ जी, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ज़ेर ताब आ गया। यूएस का नहीं, इंडिया 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 का बिल्कुल। वहां पे तो ये मोदी को जब से वो मार का हक वाला मामला हुआ, मोदी की तो जान पे बनी हुई है। वो कहते हैं इन्होंने मैंडेट वहाँ कौन कौन सी रियासतों में उन्होंने कहा कि इनके बंदे ही वो इलेक्शन ही गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो उन्होंने कहा हम अगर खोल हम नहीं बात करें सकते। मियां साहब कि कायद का पाकिस्तान अगर हिस्ट्री पढ़े, किसी को जहमत अगर करे कोई, तो फिर अगर कायद का पाकिस्तान लाना तो फिर तो बहुत बड़ी सर्जरियां करनी पड़ेंगी। नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त है। कायद के पाकिस्तान में सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये अगर अपने ये जो हमारे हुक्मरान और हमारे अदारों के जो सरबराहान हैं, मुमलकत हैं, ये जो मुख्तलिफ जो मुल्क के आइनी अदारे हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपनी डोमेन में रहें तो सिर्फ नहीं, वो आप मेरे ख्याल जो में कि हमारी इस वक्त ये सिर्फ हमारे ख्वाब ही लग रहे लेकिन ये हैं। जो आइन में आपने जो इन्होंने टांके लगाए, उसके बाद डोमेन्स तो बड़ी अनलिमिटेड हो गई हैं। देखें ना, ये 26वीं तरमीम जो Yeah. अब 27वीं की तैयारी हो रही है, तो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम में जज ऑलरेडी, मैं आज आपसे पहले किसी एक प्रोग्राम में गया हूं तो किसी ने मुझे सवाल किया कि जी आप क्या समझते हैं कि हमारे जज या अदालतें इंसाफ कर रही हैं। मैंने कहा अदालतें गरीब आदमी की हद तक तो इंसाफ कर रही हैं, लेकिन जब से आपने ये किया है ना, जो पार्टी आती है वो अपने जजों की लिस्ट रिकमेंड करती है और वही जज आते हैं, तो उससे पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अदालतों में भी आ गई है कि मैं उसका लगाया हुआ हूं, मैं यहाँ दौर उसका- में है। आई स्टिल रिमेंबर के जंगीर बदर हमारे दोस्त होते थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक मौके पर उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाने लगी थी, अगर आपको याद हो तो सर खराबी तभी मेरा पैदा क्लास हुई। वाला था। नहीं सर खराबी तभी पैदा हुई ना, जब आपने मेरिट से हटकर आपने जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे ये सर वो तो आप छोड़ दें, वो तो एक मतलब exceptional एक्सेप्शनल केस है। या जस्टिस कियानी की बात कर रहे हैं, मतलब उन जैसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने मतलब यही आंखों मियां साहब आप कमाल बात करते हैं। वो उन्होंने क्या गेन किया, वो फ्लैटीज में किराए के कमरे में रह के तो चले गए। वही तो ये तो उन्होंने फिर गेन वही किया, तो वही तो गेन किया कि जस्टिस ऑफ आज हम पाकिस्तान उनका रहे हो। जिक्र कर रहे हैं, आपके शो में उनका जिक्र कर रहे हैं, ये उनकी गेन है। ना कि ये देखें जब आप लोग चले जाएंगे जिनको आज आपने प्रायोरिटीज का डिफरेंस आ गया ना जी। प्रायोरिटी का कि हमजा किसी इंसाफ की प्रायोरिटी और किसी की गेन की प्रायोरिटी। गेन की पर हमजा मुझे बताइएगा कि क्या आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? एक चीज़ जो हमने खोई है वो जो है 71 में जो हमने ईस्टर्न विंग रहता हुआ, वो तो खैर जब तक इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा वो दुख तो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं और क्या मौजूदा पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? देखिए, जो आपने कहा कि क्या गेन किया, वो सबसे बड़ी स्टेटहुड कि हम एक स्टेट हैं, हम एक ये तो 47 में बन गए थे हम। नहीं, लेकिन देखें अगर आप पैलेस्टाइन का जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो इस दौर का हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो भी एक पार्टीशन होकर एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में से दो बनी, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, ब्रिटिश ने बनाई। बट देखें कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं। अभी जो मई में सारे इवेंट्स हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, उसके बाद ये मैं ज़रूर सोचता हूँ कि हम एक सर्वाइव करें। इंडियन कांग्रेस लीडर्स का ये ख्याल था, जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की बुक्स में, कि जी ये तो कुछ साल रहेगा, वापस अब्जॉर्ब हो जाएगा। 71 में भी नहीं हो सका। तो एक सबसे बड़ी जो एक ब्लेसिंग है वो ये है कि बीइंग मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो हम थे और उनके बच्चे हैं, तो आगे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का जो एक्सेस है वो बहुत बड़ी बात आप आज़ादी की बात कर रहे हैं ना कि हम आज़ाद मुल्क हैं। जी बिल्कुल रियासत है। और गेन वाइज भी देखें, हमने हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमारे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बहुत एड आई, वॉर ऑन टेरर में आई, 80s में आई, बट हमारे कुछ अपनी भी उसमें रॉन्ग। लेकिन हमारे रूलर्स तमाम, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता, उसमें मिलिट्री रूलर्स भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था ना जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, कि पाकिस्तान अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ होगा, सारा कुछ। ये अबुल कलाम आजाद। अच्छा, इन्होंने बड़ी मेहनत की उसकी बात को सच करने के लिए। आप समझते हैं कि जो अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था
वो आज हम हमारे उस हमारे position में तमाम आ गए। हुक्मरानों ने जी, मिलके तमाम हुक्मरानों ने मिलके उसको सच करने की साबित की। क्योंकि जिस रियासत में इंसाफ नहीं मिलता उसका आगे बढ़ना और उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेटेस्ट और इंसाफ सिर्फ अदालतें नहीं देती हैं, 8% तमाम इदारे तमाम दे आर बाउंड टू प्रोवाइड जस्टिस, राइट? रूल ऑफ शाह लॉ, साहब, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो इंश्योर ज़ाहिर है हुक्मरानों ने करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी, मुख्तसर जवाब दे दीजिए, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के तनाज़र में सी पैक को भी मद्देनज़र रख लीजिएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के जो मौजूदा ताल्लुकात बन रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है? हमें माजी में तो अमेरिका ने हमेशा यूज़ करके छोड़ दिया है, और पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के साथ एट ए टाइम चल सकते हैं। वो beggars cannot be the choosers। हम एक्चुअली अब इस मरहले पे आ गए हैं कि हमारे इक्तसादी और मुआशी हालात जो हैं वो बहुत बिगड़ गए हैं, और रूस के पास, हमारे पास तो 160 बम है, रूस वालों के पास कई हजार बम थे। वहाँ पर तो ट्रेनों में खुले पड़े थे यूक्रेन वगैरह में, आपको पता है? मिसाइल उनके पास भी थे, एटॉमिक मिसाइल। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, उनके पास MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स भी थी। तो मईशत के बगैर नहीं चलते हमारे इस्तेकाम के बगैर। और ये हमारा कोई सज्जन नहीं है, लोगों के मफादात हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मफादात को पेश नजर रखते हुए चलाने की कोशिश करें। जी मियां साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात बन रहे हैं। जो मतलब मिनिस्टर हैं इसके हाई कमीशन के अमेरिकन, उनका किसी दोस्त के ज़हराने पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप चाइना के साथ अलाउ करेंगे। उन्होंने कहा हमने तो कभी आपको, बेशक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी, हमने तो कभी किसी को नहीं रोका नहीं है कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना रखें। हाँ जी, बेशक ये डिप्लोमेटिक उनका बयान होगा, लेकिन ये हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या उनके डिप्लोमेट्स हैं, ये उनका काम है कि हम वहां से भी अपने मफादात को वाच करें और मद्देनजर रखें। ये तो एक इंडिपेंडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी हो तो फिर ये पॉसिबल है, फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन हमने हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मद्देनजर दोनों के साथ हमें चलना है अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक वाहिद हिस्ट्री में ऐसा एक मोमेंट आया है जिसमें पाकिस्तान फिर से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया जियो स्ट्रेटेजिकली। एक तरफ आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान में रिकोडीक है। वो एक देखिए, वो तो टाइम खत्म बिल्कुल हो गया, इस पे फिर कभी डिबेट करेंगे। वो मिनरल्स की बात तो कौन जीता तेरी जुल्म के सर हो गया, बट अमेरिका लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा लेंथी प्रोसेस। ऑयल की वजह से और मिनरल्स की वजह से यूएस अब कर रहा है, अभी हमारी मीटिंग भी है चीफ की यूएस में। एक जो टसल है अमेरिका की, और वन लाइन आंसर दे दीजिए, अमेरिका और चीन की, उसके दरमियान में हम कहाँ खड़े हैं? हम एक अच्छी पोजीशन में खड़े हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पाकिस्तान यूएस के साथ होता है तो फिर सीपैक दोबारा खुल गया, तो अभी हम बहुत अच्छी एक हम पिवट पे हैं कि हम यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज पे दोनों रिलेशंस को। राइट, आपका टेक आ गया। अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक रह गया। अभी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक, ये जो आखिरी क्वेश्चन थे पर हम नेक्स्ट किसी दिन फिर डिबेट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका और चीन का जो इस वक्त क्लैश हेड ऑन चल रहा है, और अब चीन और रूस जो हैं वो एक ब्लॉक है इस वक्त, और ब्रिक्स का भी मामला है। तो इस तनाज़र में इसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे, डिबेटेबल बात है, और हमारी पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जो है आगे चलने में इसका बड़ा रोल है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।